नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। ऐसी पिटाई कि दिल दहल जाए, देखने वालों के होश उड़ जाए, रूह कांप जाए। सरेआम पिटाई का ये वीडियो चूरू के मुख्य बाजार का है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 22 नवंबर का है, जहां दोपहर बाद करीब 3 बजे राम मंदिर के पास बंटी नाम के शख्स की कुछ बदमाशों ने सरेआम पिटाई कर दी थी। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि 4 बदमाश बंटी की धुनाई करने में लगे हैं। पीड़ित शख्स का कहना है कि आपसी रंजिश की वजह से उसकी पिटाई की गई है और इस मामले की रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक आया, वो उजीफा नाम है उसका, वो आके पीछे से मुझे ऐसे पकड़ा, मुझे फिर पकड़ी। मैंने बोला भाई क्या बात है, फिर वो गालियाँ गुलियाँ देने लगा। मुझे बोला बैठ जा यहाँ पर बैठ, फिर गाली गुली दी उसने। उसके बाद उसके साथ 3 लड़के उसने कॉल किया, उसको बुलाया, उसको मारपीट करने लगे और गालियाँ देने लगे। दिनांक 24/11/2020 को सुमन नाम की महिला ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके लड़के बंटी के साथ उजैफा और आदिल आदि ने मारपीट किए, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बुधवार की रात जब ये फैक्ट्री धू धू कर जल रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो आग की ये लपटें सब कुछ जलाकर खाक कर देंगी। आग की ये तस्वीर जोधपुर के बोरानाड़ा से आई है, जहां बुधवार की देर रात एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। मुरैना क्षेत्र के औद्योगिक एरिया में बने इस हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम होता था, लिहाजा इस आग की वजह से सूखी लकड़ियां जल्द ही शोले में तब्दील हो गई। फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और फायर फाइटरों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। फायर फाइटरों ने आग बुझाने की कोशिशें तो शुरू कर दी, लेकिन आग की लपटें इतनी विकराल थी कि फायर फाइटरों को इसे बुझाने में तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। सफेद बोरियों में नशे का वो काला सामान भरा है जिसे बारां जिले की पुलिस ने एक कार से बरामद किया है। बारां जिले के छिपा बड़ौद थाना इलाके में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक एसयूवी बल्लूखेड़ी गांव से मुंडकी गांव की ओर जाती नजर आई। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर गाड़ी भगाने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस को पीछा करते देख ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और फिर एक पुलिया से गाड़ी को नीचे कूदा दिया और खुद गाड़ी से भाग निकला। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी बाहर निकाला और उसकी तलाशी शुरू करी। इस तलाशी के दौरान पुलिस को कार से 112 किलोग्राम डोडा चूरा और 250 ग्राम अफीम मिले। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गाड़ी किसकी है और कौन इसमें नशे का सामान लेकर जा रहा था। राजधानी जयपुर में कोरोना की रफ्तार पर ना तो ब्रेक लग रहा है और ना ही यहाँ के लोगों की लापरवाही कम हो रही है। सरकार के लाख समझाने, कानून बनाने और जुर्माना की बात से भी लोग कोरोना गाइडलाइंस मानने को तैयार नहीं हैं। लाल कोठी की इस सब्जी मंडी को ही देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जयपुर में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर क्यों हो रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में कोरोना फिर से तेजी से पैर पसारने लगा है। रोजाना नए मरीजों का रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं तो मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन इतनी तेजी से लोगों में लापरवाही बढ़ी है और जिला प्रशासन और पुलिस भी आंखें मूंदे बैठा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल जिस प्रकार की कोरोना गाइडलाइन सामने आई है उसके बाद उस गाइडलाइन की पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस दौरान चुनाव है, शायद और काफ़ी जो बढ़े, उसके कारण से ये जो अपने हर आदमी के घर के आगे पोस्टर चिपकाने वाले काम कुछ शिथिलन हो गया था, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं।
जयपुर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने चिकित्सा विभाग को हैरान परेशान कर रखा है। कोविड कंट्रोल में जुटे डॉक्टर सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना पर बेफिक्री नहीं चलेगी। शहर के कई हिस्से बनने लगे हैं हॉट स्पॉट। शास्त्री नगर, झोटवाड़ा, मालवीय नगर बन सकते हैं कंटेनमेंट जोन। मेडिकल वर्ल्ड ने की लॉकडाउन की मांग। जयपुर में फिर उठने लगी लॉकडाउन की मांग। कि अभी जिस ढंग से केसेस बढ़े हैं उससे ऐसा लगता है कि जनता के स्तर पर काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। मास्क का उपयोग बहुत कम देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे खत्म सी हो गई है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर से लोगों ने दूरी क्या बनाई, कोरोना अनकंट्रोल हो गया। रही सही कसर शादियों में उमड़ रही बेशुमार भीड़ पूरी कर रही है। ऐसे में कोरोना से लड़ने का जिम्मा सिर्फ डॉक्टरों को सौंपकर समाज अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। 2 नवंबर को राज्य विधानसभा में पारित कृषि विधेयक फिलहाल राज्यपाल के पास अटके पड़े हैं। पिछले 1 महीने से इन विधेयकों को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राज्यपाल इन बिलों को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून के प्रावधानों को बदलने के लिए पारित किए थे विधेयक। तीनों विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही राज्य में कानून बन सकते हैं। फिलहाल तीनों विधेयक राज्यपाल के पास अटके हैं। इन तीनों विधेयकों के अटकने के बाद अब प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। कानून बनाए थे उनको बाईपास करने के लिए राज्य सरकार ने कानून नहीं बनाए। किसानों के हित के लिए, किसानों को फायदा देने के लिए और उन तीनों केंद्र के काले कानूनों से जो अहित किसान का होने वाला था उससे बचाने के लिए राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में 3 कानून पारित किए थे। जिसके आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 और सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 पारित कराया था, जो राज्यपाल की मंजूरी के बिना अब अटक गए हैं। राजस्थान के नगरीय निकायों की ओर से अब तक किए गए जमीन आवंटनों की 15 दिन में जांच के आदेश दिए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सभी स्कूलों, अस्पतालों और संस्थाओं को आवंटित की गई जमीनों का भौतिक सत्यापन 15 दिन में हर हाल में कराने के आदेश दिए हैं। जिन संस्थाओं को आवंटित भूमि का सही उपयोग होना नहीं पाया गया, निकायों से 3 दिन में उनसे कब्जा वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण और 15 यूआईटी समेत सभी निकायों पर ये आदेश लागू होगा। धारीवाल ने निकायों को ये भी आदेश दिए हैं कि जो अफसर भू आवंटन का सत्यापन करते हैं, वे जिन संस्थाओं का आवंटन उपयोग सही बताएंगे, उस कमेटी के सदस्यों को जांच के बाद एक आशय पत्र देना होगा कि भू उपयोग आवंटन शर्तों के अनुसार पाया गया है। ऐसा नहीं हुआ तो 3 दिनों में उनसे जमीन वापस ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि आम लोगों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर चिकित्सा शैक्षणिक संस्था और अन्य संस्थाओं को आवंटित भूमियों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला लेना पड़ा है। मुझे सिर्फ जिलाध्यक्ष से ये कहना है कि अगर आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते हैं, तो आपने फिर बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया। आपने मुझे झूठा विश्वास दे दिया कि तुम तो तैयारी में लगो, तुम प्रचार करो। हम प्रचारों में लग गए, उसके बाद में फिर इस तरीके की बातें। आरोप कोई भी लगा सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई किसी का बात हुई हो, लेन देन की बात हुई हो, किसी कार्यकर्ता ने बात की हो, तो बात समझ में आए ना। यूनिलेटरल कोई भी कर सकता है कुछ भी अपनी बात, बायलेटरल कोई बात। जी हाँ, संग्राम छिड़ा है, रार है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार है। एक ही पार्टी से हैं,
लेकिन टिकट के टकराव के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इसकी जद में है एक वायरल ऑडियो। पूरी बात आपको बताएं उससे पहले वो ऑडियो सुन लीजिए जिसे लेकर दौसा बीजेपी में बड़ा बवाल हो गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रतन तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने ये अपना असली चेहरा दिखाया हमें, जिससे हमें पता चला कि पैसे में भी प्रशासन बिक जाता है। आपने पैसे में अपने आप को बेच दिया, बहुत अच्छा किया आपने अपने आप को बेच दिया, भविष्य खराब कर दिया लोगों का और उनको आगे बढ़ा दिया जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। जो हारे हुए कैंडिडेट थे उन्हें आपने आगे किया सिर्फ मात्र कुछ पैसों के लिए आपने अपनी इज्जत, लोगों का विश्वास सब तार तार कर दिया। रेत के जादूगर अजय रावत इस बार भी ओडिशा के कोणार्क में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल में अपनी कला का जादू बिखेरने को तैयार हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में इस बार 70 कलाकार अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरने को तैयार हैं। पुष्कर के छोटे से गांव गणा हेड़ा के रहने वाले अजय रावत 11 साल की उम्र से रेत से कलाकृतियां बना रहे हैं और वो राजस्थान में रेत के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। अजय का कहना है कि राजस्थान में इस आर्ट को बढ़ावा देने के लिए अब धीरे धीरे कोशिशें शुरू हुई हैं। साथ ही पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला आयोजित होता है, जिसमें प्रशासन समेत अन्य लोग भी इसमें सहयोग करने के लिए आगे आने लगे हैं। राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल में चंद्रभागा बीच पर मैंने एथनिक हेरिटेज विषय पर अपनी रेत कलाकृति बनाई है। यह कलाकृति मैंने रायका जनजाति और ऊँटों को समर्पित की है। हम सब हमारी जो विरासत है उनका संरक्षण करें, ऐसा मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। 20 मिनट 20 खबर में आप बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। उत्तराखंड के रुड़की में टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों गाड़ियों के आपस में टकराते ही उनमें सवार लोग एक दूसरे की गलती बताकर उलझ पड़े और इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को बुरी तरह पीट दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए टोल प्लाजा की तरफ भागने लगा, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उस पर डंडे भी बरसाए जिससे वो आदमी सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद बीच बचाव के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे और हमलावरों से उस आदमी को छुड़ाया। इसी तरह एक और आदमी के साथ भी मारपीट हुई। इस हंगामे की वजह से टोल प्लाजा के पास काफी भीड़ जुट गई। बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंचा और शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। शीघ्र की गिरफ्तारी की जाएगी। टोल प्लाजा पर मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बरेली में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी उवैस को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया थाना पुलिस ने उवैस को गिरफ्तार किया है। उवैस पर लगातार युवती पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप है, जिसके चलते परिजनों ने युवती की शादी चुपचाप दूसरी जगह कर दी थी। लेकिन शादी हो जाने के बावजूद आरोपी युवती पर दबाव बनाता रहा और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसके बाद युवती के पिता ने 28 नवंबर को देवरिया थाने में उवैस के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की धारा 3/5 और आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से पुलिस की टीमें लगातार आरोपी को ढूंढ रही थी। बुधवार को देवरिया रेलवे फाटक के पास से आरोपी उवैस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उवैस जिले से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही धरा गया। ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का एनसीपी ने विरोध किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की, जिस पर महाराष्ट्र की महागाड़ी सरकार में शामिल पार्टियां आग बबूला हो गई। और इसी कड़ी में एनसीपी भी उनके मुंबई दौरे के विरोध में सड़क पर उतर आई। योगी आदित्यनाथ मुंबई के जिस होटल में थे उसके बाहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस विरोध प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस ने पहले सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरन हटाना शुरू कर दिया।
कुछ कार्यकर्ताओं को तो पुलिस ने गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं को हटाने में उनके पसीने छूट गए। इस बीच एक महिला कार्यकर्ता तो उनसे भिड़ गई। कुछ देर तक तो वो पुलिस वालों से बहस करती रही, लेकिन बाद में उस महिला कार्यकर्ता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाया गया। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्टेशन के ब्रिज पर नकाबपोश बदमाश ने सरेआम एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि किस वजह से बदमाश ने उस आदमी पर कई वार किए ये पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उनमें साफ दिखा कि ब्रिज से गुजर रहे इस आदमी को पीछे से बदमाश ने दबोच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बदमाश लगातार उस पर चाकू से वार करने लगा। इतने के बावजूद उस आदमी ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की। वो हमले से बचने के लिए अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचता रहा, जबकि इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी भी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आरोपी उस आदमी पर कई वार करके वहां से भाग निकला। पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है। हमले के बाद भी जख्मी हो चुके आदमी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो हिम्मत हार गया। बाद में रेलवे पुलिस ने उसे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अब टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। दूर दराज से लोग टिहरी झील में वोटिंग ही नहीं, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं स्थानीय युवाओं को भी क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने का मौका मिल रहा है। अब वाटर स्पोर्ट्स के बाद टिहरी झील के आसपास अब एयरो स्पोर्ट्स की भी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। टिहरी झील से सटी प्रतापनगर की पहाड़ियों और कुट्टा में लेक फेस्टिवल के दौरान एयरो स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित की गई थी। हालांकि ये रेगुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब पर्यटन विभाग इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रहा है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, हॉट एयर बैलून समेत अन्य एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों की प्लानिंग चल रही है। लेकिन हम टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कुट्टा से एटलीस्ट टैंडम की फ्लाइट और एरो जो हमारा हॉट एयर बैलून है, पैरामोटर है, इसके लिए हमने आवेदन करवाया है यूटीडी में यहाँ के स्थानीय लड़कियों से। अभी हमारी सरकार ने सतपुली में भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया और टिहरी में तो हमारा ऑलरेडी है ही, हमने इस पॉइंट को चिन्हित किया है, हम पॉलिसी ले आए हैं। पर्यटन के नजरिए से टिहरी झील ने अपार संभावनाएं दी हैं और अच्छी प्लानिंग से इसे और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही एयरो स्पोर्ट्स का भी हब टिहरी में ही नजर आएगा। और अब बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इमरान खान के राज में पाकिस्तान में महंगाई इतनी बेकाबू हो गई है कि लोगों के लिए अपना और अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। वहां सब्जी, दाल, चीनी, आटा, चावल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई। और हाल ये हो गया कि सब्जियां फलों से ज्यादा महंगी हो गई हैं और अदरक जैसी सब्जी तो फल क्या ड्राई फ्रूट से मुकाबला करने लगी है। खबर है कि पाकिस्तान में अदरक 530 रुपए किलो बिकने लगी। कोई सब्जी खा ही नहीं सकते, 120 रुपए आलू ने। खाने पीने की चीजों के आसमान छूते दाम और उस पर दुकानदारों की मनमानी लोगों को खून के आंसू रुला रही है। हर दुकान का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, चिकन और अंडे भी लोगों के बजट से बाहर होने लगे। महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ इमरान खान सरकार के महंगाई पर काबू पाने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए शांति समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के एक और अहम इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। करीब 40 दिन तक चले युद्ध के बाद आर्मेनिया ने अपने कब्जे वाले कई इलाके अजरबैजान को देने का समझौता किया था, जिसके तहत लाचिन नाम के एक अहम जिले पर अजरबैजान ने दोबारा कब्जा जमा लिया। सामने आई तस्वीरों में अजरबैजान की फौजी गाड़ियां और टैंक शहर की तरफ बढ़ते नजर आए। तस्वीरों में वहां अजरबैजान के सैनिक और लोग जश्न मनाते दिखे। लाचिन के मेन बाजार में अजरबैजान के झंडे के साथ मार्च निकाला गया। समझौते के तहत आर्मेनिया को ये इलाका अजरबैजान के लिए खाली करना था और जैसे ही अजरबैजान के लोग वहां पहुंचे, आर्मेनिया के लोग अपने जानवर और सामान लेकर वहां से निकल पड़े। इस दौरान दोनों तरफ के लोगों में कोई झड़प न हो, इसके लिए रूस की शांति सेना वहां पहरा देती नजर आई। लाचिन उन 3 जिलों में है जिन्हें शांति समझौते के तहत अजरबैजान को लौटा दिया गया। दक्षिणी ब्राजील के क्रिस्यूमा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शहर पर कब्जा कर लिया और एक बैंक लूटकर फरार हो गए। लग्जरी गाड़ियों से आए ये बदमाश आधी रात के वक्त शहर में घुसे, जिन्होंने देखते ही देखते पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। ये बदमाश अपने साथ खतरनाक हथियार और राइफलें लेकर आए थे, जिन्होंने शहर में घुसते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बेखौफ बदमाश किसी की परवाह किए बिना ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे।
पुलिस वहां तक न पहुंच पाए, इसके लिए लुटेरों ने इलाके के कुछ लोगों को बंधक बना लिया और ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए बीच सड़क पर बैठा दिया। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को लोगों से बाहर न निकलने की अपील करनी पड़ी। muito bem preparados। करीब 2 घंटे तक लूटपाट करने के बाद ये सभी लुटेरे लग्जरी गाड़ियों के काफिले में सवार होकर वहां से निकल भागे। भागने के दौरान बदमाशों की गाड़ियों से कुछ नोट सड़क पर ही गिर गए, जिन्हें लूटने की होड़ लग गई। लुटेरों के जाने के बाद कई लोग सड़क पर बिखरे पड़े नोटों को इकट्ठा करते नजर आए। फिलीपीन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी तूफान के बीच बिजली की तारों पर नंगे पैर चलता दिखाई दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके घर में खाना नहीं था और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि अपने पड़ोसी के घर से खाना लाने के लिए उसे बिजली के तारों पर चलना पड़ा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इलाके में आए तूफान और भारी बारिश की वजह से सड़क पर 15 फीट से भी ज्यादा पानी भरा था। इसके अलावा पानी के तेज बहाव में बह जाने का भी उसे खतरा था। लिहाजा उसने बारिश के बीच बिजली की तारों के सहारे अपने सामने वाले घर में जाने का फैसला किया, लेकिन ये बेहद खतरनाक था। फिलीपींस के मैरिकीना शहर से आई इस तस्वीर में साफ दिखा कि कई बार तो उसके कदम उन तारों पर चलने के दौरान लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते बचा। इसके बाद वो और संभल कर चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार वो अपने पड़ोसी के घर खाना लाने के लिए पहुंच गया। हालांकि तूफान की वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल थी, इसलिए उसे करंट लगने का कोई खतरा नहीं था। अमेरिका में क्रिसमस से करीब 1 महीना पहले ही व्हाइट हाउस जश्न में डूब गया। अभी से ही पूरे व्हाइट हाउस को सजा दिया गया है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सजावट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें व्हाइट हाउस का कोना कोना क्रिसमस के रंग में रंगा नजर आया। इतनी खूबसूरत सजावट को मेलानिया ट्रंप भी निहारती दिखी। जहां जहां नजर गई वहीं अलग अलग तरह से सजे क्रिसमस ट्री व्हाइट हाउस की खूबसूरती में 4 चांद लगाते दिखे। इस शानदार सजावट के लिए लगभग 125 लोगों ने दिन रात एक कर दिया। बताया गया कि पूरे व्हाइट हाउस में 62 क्रिसमस ट्री लगाए गए। साथ ही 1200 फीट से लंबी फूलों की माला और 3200 से ज्यादा लाइटों की लड़ियां भी इस्तेमाल की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, सजावट के साथ संगीत ने भी व्हाइट हाउस का समा बांध दिया। एक ऑर्केस्ट्रा वहां परफॉर्म करता नजर आया। इस साल व्हाइट हाउस में क्रिसमस की थीम है अमेरिका द ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत अमेरिका। और बिल्कुल इस थीम के मुताबिक व्हाइट हाउस की सजावट में अमेरिका की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की गई। वैसे तो हर साल ही क्रिसमस पर व्हाइट हाउस की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन इस बार जो चीज खास है वो है एक कमरा। इस कमरे को क्रिसमस पर कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा करने के लिए सजाया गया है। वहीं 18.5 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को खूबसूरत बनाने के लिए इस पर छात्रों की तरफ से भेजी गई चीजें लगाई गई हैं। थाईलैंड में कोरोना संकट के बीच मंकी बफे फेस्टिवल धूमधाम के साथ मनाया गया। बंदरों को तरह तरह के पकवान खिलाने वाला यह अनोखा महोत्सव थाईलैंड के एक इलाके में पिछले कई साल से मनाया जा रहा है और इस साल भी उसका जोशो खरोश जरा भी कम नहीं हुआ। थाईलैंड के प्राचीन शहरों में शामिल लोपबुरी से इसकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आईं, जिनमें सैकड़ों बंदर एक बड़ी टेबल पर रखे फल, सब्जियों और पकवानों को उड़ाते नजर आए। इस दौरान वहां से फल और सब्जियों से सजी एक छोटी गाड़ी भी गुजरी, जिसे देखकर बंदरों का झुंड उस पर झपट पड़ा। लोपबुरी में मैकैक प्रजाति के बंदर भारी तादाद में हैं। मान्यता है कि वो उस इलाके के लोगों के लिए अच्छा भाग्य लाते हैं। उनके लिए हर साल शाही अंदाज में दावत रखी जाती है, जहां खानसा में तरह तरह के पकवान बनाते हैं और फिर उन्हें टेबल पर सजाते हैं, जिनकी वजह से ही इसे मंकी बफे फेस्टिवल कहा जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।